नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले बिलासपुर का जिक्र। चेकिंग के दौरान यहां 8 लाख रुपए मिले हैं। चेकिंग के दौरान निजी वाहन से ये राशि जब्त की गई है। सरकंडा क्षेत्र में सीपत रोड पर पैसे पाए गए। वाहन चालक रुपयों का हिसाब नहीं दे पाया। कहां से लाया था, कहां ले जा रहा था, दस्तावेज इस रुपये से जुड़े हुए नहीं मिले, संतोषजनक जवाब नहीं मिला और इसलिए आशंका कि ये फ्रीबीज हैं जिन्हें चुनावी दौर में जनता को बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। आशंका इससे हुई। बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 लाख रुपए चेकिंग के दौरान पकड़े गए। निजी वाहन से पैसे मिले, ड्राइवर जवाब नहीं दे पाए। सहयोगी उमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, विस्तार से जानकारी मामले पर। अवंतिका जी, देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जो जिले के बॉर्डर जो क्षेत्र हैं और जो चौक चौराहे हैं वहां पर आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया गया है और यही वजह है कि लगातार चेकिंग के दौरान जो ऐसी राशि की मिल रही है जिनका कोई हिसाब किताब उन लोगों के पास नहीं है या वैध जो दस्तावेज होते हैं वो नहीं है। कल भी हमने देखा कि 93 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जो है वो पुलिस ने जब्त किए थे। इसके साथ ही 6 लाख रुपए और जब्त किए थे। आज भी चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए एक निजी कार से जब्त हुआ है। हालांकि जो कार मालिक है वो वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से धारा 102 के तहत उस जब्त राशि को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल लगातार पुलिस जो है वो चेकिंग पॉइंट के जरिए नजरें बनाई हुई है कि कोई बाहरी सामान या सोने चांदी जैसे जो ऐसे अवैध चीजें जो शहर में आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज भी एक कार्रवाई देखने को मिली जिसमें 8 लाख रुपए जब्त किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां रमन सिंह ने नामांकन भर दिया है। रमन सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। अमित शाह आज यहां पर पहुंचे थे। मुख्य बात यह कि उन्हीं की मौजूदगी में राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पर्चा भरा है। 3 और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन आज भरा गया। डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हुई है। बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद रमन सिंह का एक बयान भी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेता हूं। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। राजनांदगांव की 4 सीटें जीतेंगे, ये दावा भी किया है। इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से जब पर्चा दाखिल किया जा रहा था उस दौरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अन्य प्रत्याशी भी पहुंचे। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, ये दावा भी रमन सिंह करते हुए नजर आए। डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी, साथ ही साथ राजनांदगांव, 4 सीटों से बीजेपी पर्चा भर चुकी है। गांव विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया। माननीय अमित शाह जी इस नॉमिनेशन में हम सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने, जिले के 4 प्रत्याशी हमारे और 4 प्रत्याशी के लिए डोंगरगढ़, राजनांदगांव और खुज्जी, 4 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की। माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है और वहां से आया हूं। और रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभा के दौरान मंच से राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते दिखे केंद्रीय गृह मंत्री। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है वहां करप्शन का मतलब कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस आलाकमान एटीएम मशीन की तरह यूज कर रही है। किसान जहां छत्तीसगढ़ में परेशान हैं, दुखी हैं, गांधी परिवार यहां के पैसों से सुखी है। जनता की गाढ़ी कमाई सीधे कांग्रेस की दिल्ली दरबार में जा रही है। अमित शाह ने भी कहा कि यूपीए के दौरान छत्तीसगढ़ को 10 सालों में 77,000 करोड़ मिले हैं, जबकि हमने बिना भेदभाव के 10 सालों में 3 लाख करोड़ दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज आम सभा का आयोजन और उस दौरान तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई।
भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं करते। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है, जो दिल्ली तक। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। ये भूपेश बघेल, उनके शासन में छत्तीसगढ़ में न दलित खुशहाल है, न आदिवासी खुशहाल है, न ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है। और 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं भाइयों बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को बेचने का। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की 60 सीटों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है, इस बात का जिक्र किया। 17 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, इस बात का भी जिक्र। कई विधायकों का टिकट कट सकता है, ये महत्वपूर्ण बात। बदलाव प्रकृति का नियम है, दूसरी लिस्ट में टिकट कट सकता है बहुत लोगों का। क्रिकेट टीम में हर कोई नहीं खेलता है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बात का जिक्र कर रहे थे। समीकरण को देख के गिरीश को मौका दिया गया है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, संगठन से कई सालों से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के राजनीति को भी समझते हैं, नज़दीकी से समझते हैं। तो वहाँ के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के उनको मौका दिया गया है और कड़ी चुनौती देंगे रमन सिंह जी को। कल ये जो 60 सीट बची हैं उसके संदर्भ में बैठक होगा और परसों 9 बजे सुबह राजस्थान और दिन में शायद 4 बजे मध्य प्रदेश, इसकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। कल लंच के पहले बैठक है, तो मुझे लगता है कि शाम रात को भी कुछ नाम आ सकते हैं। हम लोग का काम है अपना सुझाव देना, फिर हाईकमांड तय करेगा रिलीज कब करना। आशंका नहीं है, ये तो व्यवस्था है। पत्ते हैं, झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, प्रकृति का नियम। तो इसमें भी नया पुराना हमेशा होता रहता है, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो अभी 30 में आपने देखा कि 8 सीट बदली हैं, 60 में भी कुछ बदल सकते हैं। परफॉर्मेंस, हर आदमी एक जैसा नहीं खेलता। आप क्रिकेट की टीम बनाते हो तो वही लोग 20 साल तक नहीं खेलते। क्रिकेट की टीम में भी चयन होता है, तो कभी कोई ओपनिंग का बैट्समैन है, कभी कोई नंबर 3 है, कभी कोई नंबर 4 है, कभी कोई बॉलर खरीद खेलता है, कोई नया मिडिल ऑर्डर में आता है। अभी केएल राहुल फॉर्म में है, कभी शुभम गिल खेल रहा है। तो ये चेंज समय के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमेशा हर जगह होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और कांग्रेस ने पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक सीट को छोड़कर सभी सीटों का ऐलान कर दिया है। बस्तर की 12 में से 11 सीटें घोषित हो चुकी हैं, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन जगदलपुर की सीट पर अभी भी कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बताया जा रहा है कि मलीद सिंह गैदू,
जतिन जायसवाल इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इसे लेकर पेच फंसा हुआ है, फैसला नहीं हो पाया है। और अब बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की, जो कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, तभी तो उसने अभी तक न सिर्फ 30 सीटों पर नामों का ऐलान किया, जबकि 30 सीटों का ऐलान जिसमें किया है उसमें से भी 8 सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी को यह पता है कि जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जजपुर प्रत्याशी के विरोध के सवाल पर भी जब उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली तो उन्होंने कहा कि कुछ विरोध के स्वर जरूर हैं, पर उनको भी मना लिया जाएगा, सब मिलकर ही मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। तारीख पर तारीख करते हुए अंततः ले दे के 90 में से 30 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी जारी करने में सफल हुई है। कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और सरकार की विफलता का ठिकरा कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पर फोड़ा है। 8 विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटी है। ये बताता है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ वातावरण है, क्योंकि सरकार ने केवल जनता को लूटने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है और इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। बातचीत करके उनको समझा लेंगे और निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत मानेंगे और अपनी बात रखने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ जाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। कोई रिव्यू के आरोप लगा रही है कि गौ तस्करी करने वाले या जमीन हड़पने वालों को उम्मीदवार घोषित किया। ये तो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस करती है। जो 15 साल जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा, फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। और इधर रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में चल रही उठापटक पर कहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी में गुटबाजी और कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। 85 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। कार्यकर्ता आक्रोश के व्यक्त करने के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पोस्टर और पुतले फाड़ रहे हैं। जसपुर के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आके धरने पे बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। वहां पे टिकट देने के लिए कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया, वहां पे टिकट कुछ लोगों ने बैठ के अपने हिसाब से दे दिया। और मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को प्रत्याशी बनाया है। रेणुका सिंह ने टिकट दिए जाने पर पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दिया, कहा कि पार्टी बड़े अंतर से न सिर्फ यहां जीतेगी बल्कि छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाएंगे। एक जो छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा है, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने रेणुका सिंह को, जो कि केंद्रीय नेतृत्व ने आपने यहाँ पे भरोसा जताया है और यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरह से आप उस जिम्मेदारी खड़ा उतरेंगे? सबसे बड़ी चुनौती आपको पूर्व विधायक चंपादेवी पावले, रविशंकर और दिग्पाल, जो कि क्षेत्र में विरोध भी जताया है, यहाँ पे लगातार जनकपुर में विरोध जताया है, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के वक्त बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। संगठन का काम करते करते कई कार्यकर्ताओं के मन में ये इच्छा जाग जाती है और इच्छा जागना स्वाभाविक है। कार्यकर्ता नाराज नहीं है, टिकट नहीं मिलने से ज़रूर कुछ दिन के लिए उनको पीड़ा होती है, लेकिन वे संगठन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कुछ दिन में वो काम पर लग जाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सबसे बड़ी बात है मैडम कि छत्तीसगढ़ की चाबी भरतपुर सोनहत को माना जाता है। ऐसा इसलिए कि 2008 में भाजपा ने यहाँ जीती, सरकार बनाई, 2013 में भाजपा जीती, सरकार बनाई, लेकिन 2018 में हारी और सरकार गिर गई। तो क्या मानते हैं आप, ये सीट जीत करके सरकार बनाएंगी? छत्तीसगढ़ में सरकार बनना तय हो चुका है। मैं कल 15 अक्टूबर, कल मैंने भूपेश बघेल जी को संदेश दिया है कि 15 अक्टूबर से भूपेश बघेल का डाउनफॉल चालू हो गया, उनको सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीट आएगी? कितनी सीट आएगी?
सरकार बनेगी। अभी मैं ये दावे से नहीं कर सकती हूँ कि कितनी सीटें बनेगी, लेकिन बहुमत आएगी भाजपा की, यहाँ पर सरकार बनेगी और हम भरतपुर सोना देख सकते हैं हमारे साथ रेणुका सिंह बात कर रही थी, जो कि बेतुका से अपना जवाब दे रही थी। साथ ही आपको बता दूं कि भरतपुर सोनहत विधानसभा जो है वो छत्तीसगढ़ की जीत की चाबी कहा जाता है, जिसको लेकर आश्वस्त है कि हम सरकार बना रहे हैं। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंटा विधानसभा सीट के लिए नामांकन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत में कवासी लखमा ने कहा कि 18 अक्टूबर को अपना नामांकन फॉर्म दाखिल वो कर देंगे। इधर जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में है, ये बात भी वो कह रहे थे, जीत उन्हीं की होगी। आज नियम के अनुसार हमारे कलेक्ट्रेट ऑफिस में आज फार्म इशू करने आया था, फार्म ले लिया है। कल छोड़ के परसों कार्यकर्ता के साथ, समर्थक के साथ परसों फार्म जमा करेंगे। और भिंड जिले की अब चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। रसाल सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रसाल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी का टिकट कटने के बाद रसाल सिंह में बगावत थी, नाराजगी थी और उसी का ये नतीजा, ये 4 बार के विधायक रहे रसाल सिंह, जो कि बीजेपी का दामन अब छोड़ चुके हैं, बीएसपी का हाथ थामा है। पिछले 2 चुनाव लाहौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से ही लड़े थे, अब बीएसपी से लाहौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल ने और जोन प्रभारी दिलीप बौद्ध ने रसाल सिंह को सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टिकट कटने से नाराज चल रहे थे रसाल सिंह, भाजपा से 4 बार के विधायक भी रहे, लेकिन नाराजगी इतनी कि बीएसपी ज्वाइन कर ली। तो भिंड से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी को एक और बड़ा झटका भिंड में लगा है। टिकट उनका कटा, रसाल सिंह बगावती सुर नजर आए और इतनी नाराजगी बढ़ी कि बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। लाहौर से चुनाव लड़ेंगे अब वो। पार्टी रसाल सिंह को लाहौर से टिकट देगी, जीत का दावा भी कर रहे हैं क्योंकि 4 बार के विधायक हैं। लेकिन दल बदल का दौर भी चुनावी दौर में लगातार शामिल होता हुआ। रसाल सिंह टिकट कटने से नाराज, बीएसपी में शामिल। ये उसी समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि रमन, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए ये? जी अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि रसाल सिंह जो है वो रौन विधानसभा जब थी उस समय ये विधायक बने थे। 2 बार बीजेपी से भी विधायक रहे। 4 बार के कुल मिला के देखा जाए तो इनका कार्यकाल 4 बार का विधायकी का रहा है। और इसके बाद बीजेपी के ये बहुत कद्दावर नेता थे जिले के, और पिछले 2 चुनाव नेता प्रतिपक्ष के सामने इन्होंने बीजेपी से लड़े हैं और दूसरे नंबर पे ये रहे हैं। और वोटों का भी अंतर थोड़ा काफी कम रहा है इनका। तो इस वजह से इस बार इनकी पूरी दावेदारी थी बीजेपी से और लगातार ये संपर्क कर रहे थे, क्षेत्र में जा रहे थे, दौरा कर रहे थे। लेकिन इस बीच बीजेपी की जब सूची जारी हुई तो उसमें अमरीश शर्मा गुड्डू को टिकट मिल गया, जिसके बाद इन्होंने चुनौती भी दी थी, 5 दिन का समय भी दिया था बीजेपी को कि विचार विमर्श किया जाए और अपना टिकट वापस किया जाए। लेकिन बीजेपी ने यानी कि बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे 141वें आईओसी के सत्र में इसका ऐलान किया गया है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स से इसकी शुरुआत होने वाली है। ओलंपिक में क्रिकेट को T20 फॉर्मेट शामिल किया जाना है और उस मौके पर आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने खुशी जाहिर की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया, कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला है। As an IOC member, a proud Indian and an ardent cricket fan, I am delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution
was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilee. The 1.4 billion Indians, but with all the South Asian countries. I'm a huge cricket fan, so completely welcome this historic decision. Well, there's always deliberations, discussions, positives, negatives that go with every discussion, but eventually it's after 2 years, I think, the day has come where cricket has become an Olympic sport. I think it's just, such a perfect time and a perfect place. We have the World Cup happening in India and the cricket decision also happening in India. So everything has come together in a very good way. I think it's a very, very significant move. I think we have 250 million school-going children, and this is going to impact all their sporting dreams. Now children can dream of becoming a great sports person and represent India on the global stage. And I think it's going to really change the cricket, the way people look at sports in India. I'm so excited with whatever our Honorable Prime Minister said for the opening ceremony, that he's interested in bidding for Youth Olympics in 2030 and Summer Olympics in 36. So it's a big announcement and we are all there cheering. Thank you. और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।